नमस्कार दोस्तों, रोशन बलूनी काव्यांजलि मेरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि आपके साथ मैंने इससे पूर्व 2 चैप्टर साझा किए थे वर्ण विचार से संबंधित। आज का कार्य है संधि किसे कहते हैं ये परिभाषा। आपके सुझाव हम तक पहुँचे, वे सुझाव आपके स्वागत योग्य होंगे और यदि आपको ये कार्य अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो लीजिए, आज का कार्य है संधि कार्यम। आइए वर्ण विचार के बाद संधि देखते हैं। संधि किसे कहते हैं? सामान्यतः परिभाषा हम पढ़ते आए हैं कि 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अर्थात जब 2 शब्द पास पास आते हैं और एक दूसरे के पास होने के कारण पहले शब्द का अंतिम वर्ण अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण अथवा दोनों में जो कुछ भी परिवर्तन हो, उन वर्णों के इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों के इस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। इस बात पे इसलिए जोर दिया जा रहा है कि हम कभी कभी बच्चे समझ लेते हैं कि शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। नहीं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा है कि वर्णों के इस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि या उसे अच संधि कहते हैं। नंबर 2 व्यंजन संधि या फिर उसका दूसरा नाम है हल संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधियों के 3 प्रकार हुए। अब इन तीनों में सबसे पहले बात करते हैं स्वर अथवा अच संधि की। तो पर तथा पूर्व स्वरों से मिलने से जो विकार होता है, पर मने बाद में और पूर्व मने पहले, जो पहले और बाद में जो स्वर हैं उन स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। जैसे रवि धन इंद्र उदाहरण से समझते हैं। 2 शब्द हैं यहाँ पे, एक है, पहला शब्द है रवि और दूसरा शब्द है इंद्र। रवि शब्द का व में अंतिम जो वर्ण है वो ई है और जो बाद वाला शब्द है पर वाला वर्ण है इंद्र, उस इंद्र का पहला अक्षर है ई। अर्थात रवि में जो ई है और रवि शब्द का जो व में ई है और इंद्र में जो ई है, उन दोनों वर्णों में संधि होगी। तो ई धन ई मिलकर के ई हुआ। ई तथा ई दोनों ही स्वर है, अतः यहाँ स्वर संधि है। इस प्रकार से हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अब स्वर संधि के भी भेद हैं। स्वर संधि के प्रमुख भेद 8 हैं, लेकिन हमारे यहाँ यानी माध्यमिक कक्षाओं में स्वर संधि के 7 भेद बताए गए हैं। मैं यहाँ पर 8 ही प्रकार के भेदों को यहाँ पे आपके सामने बताता हूँ। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 यण संधि, नंबर 3 गुण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, नंबर 5 अयादि संधि, नंबर 6 पूर्व रूप संधि और नंबर 7 प्रकृति भाव संधि और नंबर 8 पर रूप संधि। इस प्रकार से 8 भेद होते हैं। यहाँ माध्यमिक कक्षाओं में 7 ही भेद बताए गए हैं। तो हम इनमें से स्वर संधि का पहला भेद, जिसे हम दीर्घ संधि कहते हैं, आइए उसके विषय में जानते हैं। उसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अक के, अकः माने अक के, अक शब्द का षष्ठी विभक्ति में अकः बनता है। अक के बाद यानी अक क्या है? प्रत्याहार। अ ई उ री के बाद अ ई उ री हो, सवर्ण हो, तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? क्रमशः दीर्घ, यानी आ
आ धन आ बराबर आ, ई धन ई बराबर ई, ऊ धन ऊ बराबर ऊ, और री धन री बराबर री। अर्थात आ ई ऊ री बन जाते हैं तब दीर्घ संधि कहलाती है। रे वर्ण का दीर्घ नहीं होता, इसलिए यहां पर रे का दीर्घ नहीं बताया जा रहा है। जैसे हम अ या आ के पश्चात अ या आ आए तो उसके उदाहरण एक दो देख लेते हैं। जैसे अद्य धन अपि, अद्य धन अपि बराबर क्या हुआ, अद्यापि। द्य, हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो अंतिम में क्या आ रहा है, वर्ण अ की ध्वनि आ रही है, द्य, अद्य, और आगे क्या है, अपि। तो अ धन अ बराबर आ, इसलिए जो द्य आपको दिख रहा है उसमें दीर्घ हो जाएगा, अर्थात आ की मात्रा हो जाएगी और बनेगा अद्यापि। इसी प्रकार पुस्तक धन आलय, पुस्तक क में अ है और आलय का आ है। पहले हमने अ धन अ बताया, अब देखिए यहां पर पुस्तक धन आलय, पुस्तक क में अ है और आलय का आ है, यानी अ धन आ बराबर भी आ दीर्घ होगा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए, विद्याधन अर्थी। विद्या, द्य में आ की मात्रा है और आगे अर्थी जो शब्द है उसका अ है, अर्थात आ धन अ भी आ ही होता है। इस प्रकार से विद्यार्थी शब्द बनता है। अर्थात विद्यार्थी शब्द में जब संधि बताने की बात आएगी तो हमें क्या कहना है, दीर्घ संधि। इसी प्रकार से ई या ई के पश्चात, जैसे थोड़ी देर पहले बताया रवि धन इंद्र, व में छोटी ई की मात्रा और इंद्र का ई छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, रवींद्र। इसके बाद गौरी धन ईश, गौरी धन ईश, गौरी र में बड़ी ई की मात्रा है और ईश में भी बड़ी ई है, तो ई धन ई बराबर भी बड़ी ई। अर्थात जब हम शब्द लिखेंगे गौरीश तो गौरीश र में बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी। ऐसे ही उ या उ के पश्चात उ या उ, भानु धन उदय, न में छोटा उ की मात्रा और उदय का छोटा उ, तो उ धन उ बराबर बड़ा उ, शब्द क्या बनेगा, भानुदय। ऐसे ही चमू धन ऊर्जितम, चमू बड़ा उ, ऊर्जितम में भी बड़ा उ, तो चमू धन ऊर्जितम बराबर चमूर्जितम। इस तरह से हमें समझना चाहिए। री या री में भी मातृधन ऋणम, री या री के बाद री या री हो तो दोनों मिलकर के क्रमशः दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ी री हो जाती है। मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम, त में भी री की मात्रा है और ऋणम में आगे री हमको दिख रहा है, तो री धन री बराबर बड़ी री, अर्थात मातृणम। त में जब हम पूरा शब्द लिखेंगे मातृणम तो वहां पर बड़ी री हमें लगाना होगा, क्योंकि दीर्घ संधि इस प्रकार से बनेगी। इस प्रकार से हमें इनको समझना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया पहले कि री वर्ण का दीर्घ नहीं होता, इसलिए हम अ, ई, उ और री के विषय में आज हमने जाना और दीर्घ संधि के विषय में हमें इस प्रकार से समझना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और जब भी हमारे पास संस्कृत पढ़ते हुए इस प्रकार की कठिनाई आए तो इन सूत्रों को याद करते हुए, इनको समझते हुए हम अपनी कठिनाइयों का निवारण कर सकते हैं।